नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज हमें मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ना है, पोस्ट मौर्यन एज के बारे में पढ़ना शुरू करना है। लगभग 3 कक्षाएं होंगी जिसमें हम मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आज की क्लास शुरू करने से पहले हमें मौर्य काल की कला के बारे में कुछ और बातों को जानना है। विशेष तौर पर हम स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में स्तूप के बारे में हम गहराई से चर्चा नहीं कर पाए थे, तो शुरुआत के 5 से 10 मिनट का समय हम स्तूप में देंगे और फिर हम मौर्य उत्तर काल की चर्चा करना शुरू करेंगे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की चर्चा शुरू करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आज मेरे साथ ना एक ट्रेजिडी हो गई साथियों। ट्रेजिडी ये हो गई कि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। जनरली मैं वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ, एक दिन एक और एक अगले दिन एक, ताकि बड़ा वीडियो बन जाए और टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए। आपने देखा भी होगा पुरानी क्लासेस में, इसलिए कई बार एक दिन में क्लास एक नहीं आती है, 2 दिन में एक क्लास आती है। रीज़न उसका यही है कि मैं हर दिन छोटी छोटी क्लासेस भी डाल सकता हूँ, पर मेरा ये रहता है कि यार एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाए तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज मैंने एक लगभग 1 घंटे 50 मिनट की एक रिकॉर्डिंग की, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसमें मौर्य कला, फिर हमने शुंग के बारे में, कण्व के बारे में, सातवाहन के बारे में, चेदी के बारे में, इक्ष्वाकु के बारे में और वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा। अब जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो उसमें थोड़ा सा कट करना पड़ता है, कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं रखना है। तो ये सारा काम मैं कट करने वाला काम कर रहा था और वो पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो गई साथियों। ठीक, अब वो फाइल इस तरह से करप्ट हुई कि वो उसको रिकवर करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो आज मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई है। यही कारण है कि ये जो वीडियो आप देखोगे ना, इसकी लेंथ छोटी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा वीडियो 2-3 दिन के बाद आए। शनिवार को मुझे कुछ व्यक्तिगत काम है, तो मुझे बाहर जाना है, तो मैं शनिवार को वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाता। बस आपकी निरंतरता बनी रहे और आपको जो हम एक ट्रेंड है कि हर 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाता है, वो मिलता रहे, यही कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारा वीडियो छोटा है, पर ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा लेक्चर बन गया था। अभी भी बहुत ही अच्छा बनेगा, पर एक पूरा का पूरा लेक्चर, मेरी पूरी मेहनत जो है 2 दिनों की, वो एक झटके में खराब हो गई। तो कई बार टेक्नोलॉजी ये सारे काम भी कर देती है। दूसरी जानकारी ये है साथियों कि इस क्लास का क्विज नहीं मिलेगा आपको। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि जो क्विज मैंने प्रिपेयर किया था, मैं लेक्चर से पहले अपना क्विज प्रिपेयर कर लेता हूँ, ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तुरंत ही आपको क्विज मिल जाए। तो वो जो क्विज मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। उसमें शुंग वंश के प्रश्न हैं, फिर कण्व वंश के प्रश्न हैं, सातवाहन के बहुत सारे सवाल हैं, इक्ष्वाकु के सवाल हैं, वाकाटक के सवाल हैं और चेदी के सवाल हैं। तो वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जो इसके बाद वाला हम लेक्चर करेंगे, संडे इवनिंग आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो उस वाले लेक्चर में आपको क्विज मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। याद रखिएगा कि क्विज आपको उसमें एक साथ मिलेगा साथियों। ठीक है, तो चलिए दोबारा से, मेरे लिए तो ये दूसरी बार हो गया, और दूसरी बार क्या, तीसरी चौथी बार हो गया, क्योंकि एक टेक में तो रिकॉर्ड होता नहीं है वीडियो, 2-3-4 टेक लगते हैं तब जा करके वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो अब पढ़ते हैं बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, मौर्य उत्तर काल को शुरू करने से पहले ना कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। याद होगा पिछली क्लास में हमने आखिर में मौर्यकालीन कला पढ़ी थी, हमने मौर्यन आर्ट को डिस्कस किया था। इसी के तहत हमें थोड़ी सी चर्चा अशोक के स्तंभ के बारे में करनी है, और अशोक के स्तंभ के साथ साथ हमें स्तूप के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी है साथियों। हमने कल ये पढ़ा था कि अशोक ने अलग अलग अभिलेख बनवाए। अभिलेखों में एक स्तंभ लेख होते थे, पिलर इंक्रिप्शंस होते थे, और स्तंभ लेख के जनरली ऊपर वाले हिस्से में एक आकृति बनाई जाती थी, एक विशेष तरह की आकृति बनाई जाती थी। तो ऐसा ही साथियों हमें सारनाथ में एक स्तंभ मिला है, सारनाथ स्तंभ या सारनाथ पिलर, और उसके ऊपरी भाग में
उसके ऊपरी भाग में हमें सह चतुर्मुख की प्रतिमा मिली है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके शीर्ष भाग में हमें सह चतुर्मुख मिला है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया 1950 में। इसी के बीच में अगर आप देखेंगे ये जो मध्य भाग वाला इलाका है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शेर के अलावा ये कौन कौन से पशु यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके मध्य भाग में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र मिलता है। इसको हमने अशोक चक्र का नाम दिया है। और हमने ये कल डिस्कस किया था कि इस समय तक आते आते पॉलिशदार मूर्तियों का इस्तेमाल होने लगा था। हम पॉलिश का प्रयोग करने लगे थे, हम मिट्टी के बर्तनों में भी पॉलिश का प्रयोग करने लगे थे। और जो भी हम आकृतियां बनाते पत्थर की, चाहे वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हों, हमने कल देखी थी कि अलग अलग जगह पर हमें, जैसे दीदारगंज पटना, परखम मथुरा, यहाँ से हमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं बहुत सारी। और वो सारी मूर्तियों में आप देखेंगे कि उसमें पॉलिश किया गया है, वो एक प्रकार से चिकनी मूर्तियां हैं। तो इस समय पर भी जो स्तंभ बनाए जाते थे, इन्हें पॉलिश किया जाता था और इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल, सैंडस्टोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो यह अशोक का स्तंभ हो गया। दूसरा है अशोक के स्तूप। हमने डिस्कस किया है साथियों पुरानी कक्षाओं में कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक बिल्ट ऑलमोस्ट 84,000 स्तूप। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्तूप क्या है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्य, उनके शरीर के अवशेषों या जिन वस्तुओं का वो प्रयोग करते थे, उनको रखा जाता है और उसके चारों तरफ एक ढांचा बना दिया जाता है, जिसे हम स्तूप कहते हैं, जिसे हम स्तूप कहते हैं। और स्तूपों का प्रचलन करने वाला शासक अशोक ही था। अशोक ने भारत में स्तूपों का प्रचलन किया। हालांकि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी यह बात कि स्तूप शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। The word stupa is first mentioned in the ऋग्वेदा। पहला प्रयोग जो स्तूप शब्द का है वो ऋग्वेद में किया गया है साथियों। अब सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है वो है सांची का स्तूप। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है साथियों, सांची का स्तूप, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सांची का स्तूप है, एक्चुअली इसमें 3 प्रमुख स्तूप हैं। एक महास्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं, काला स्तूप जिसमें अशोक के समकालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके इस अवशेष रखे हुए हैं, और स्तूप नंबर 3 जिसमें सारीपुत्र और मोदगलायन के अवशेष रखे हुए हैं। तो ये 3 इसमें अलग अलग स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। महास्तूप, दूसरा काला स्तूप और स्तूप 3। अशोक के इस स्तूप की खोज का श्रेय हेनरी टॉयलर को जाता है, जिन्होंने 1818 में 1818 में, ये याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि ये सवाल अब तक नहीं पूछा गया है एग्जाम में। ये पूछा जाएगा कि सांची के स्तूप को किसने खोजा और कब खोजा। तो सांची के स्तूप को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति था हेनरी टॉयलर, जिसने 1818 में रायसेन मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप को खोजा था और उसने बताया कि यहाँ 3 स्तूप हैं। बाद में इतिहासकारों ने यह बताया कि पहला स्तूप भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, दूसरा स्तूप अशोक के समय जो महान धर्म प्रचारक हुए उनसे जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो स्तूप है वो सारीपुत्र और मोदगलायन से जुड़ा हुआ है। अब जब एक स्तूप होता है साथियों, तो स्तूप की एक संरचना होती है, स्तूप का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्या क्या चीजें स्तूप में महत्वपूर्ण है। तो स्तूप में ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये जो पर्टिकुलर इलाका आप देख रहे हैं, इसे अंड कहा जाता है। इंग्लिश में भी यही शब्द है, इसे अंड कहा जाता है। ये जो गुम्मद वाला इलाका आप देख रहे हैं, फिर ऊपर आप ये अंड के ऊपर आप ये बाउंड्री टाइप देख रहे हैं साथियों, इसे हर्मिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हर्मिका कहा जाता है साथियों, हर्मिका। और इसके ऊपर आप 1 2 3
ये छत्री कहलाती हैं। छत्र या छत्री के नाम से इन्हें जाना जाता है साथियों। तो ये अंड है, ये अंड कहलाएगा, ये हर्मिका कहलाएगी, और ये जो है ये तीन छत्री कहलाएंगी, जो कि बुद्ध के त्रिरत्न का प्रतीक है। इस तरीके से ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये द्वार, इसे तोरण द्वार कहा जाता है। इट इज नोन एज द तोरण द्वार। और इसके चारों ओर अगर आप देखें कि ये तोरण लिखा हुआ है साथियों, तोरण, तो इसके चारों तरफ आप देखें साथियों, तो इसके चारों तरफ आपको एक बाउंड्री वॉल मिलेगी इस तरीके से, और इसके बीच में चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक परिक्रमा पथ भी रहेगा। जैसे इसमें आपको शायद एक इमेज है, ये देखो, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये पूरा इलाका क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये अंड कहलाता है। इसके चारों तरफ आप जो देख रहे हैं ये हर्मिका है। ये जो तीन यहां पर हैं ये छत्र हैं या छत्री है। फिर यहां पर बीच में, इसके अंदर बीच में पवित्र सामग्री को रखा जाता है। इसके चारों तरफ आप देखिए तो पहली आपको ऊपर एक बाउंड्री दिखेगी, ये वाली बाउंड्री, इसे मेधी कहा जाता है। ये जो इलाका है इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हम परिक्रमा पथ भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ। ये जो बाहर आपको रेलिंग दिख रही है, ये जो बाहर रेलिंग दिख रही है, इसे वेदिका कहा जाता है। और ये जो अलग अलग दरवाजे दिए गए हैं साथियों, इन्हें तोरण कहा जाता है। ये इसलिए मैंने बता दिया कि कल ये चीज रह गई थी, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर भी बिल्कुल साथ में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर कोई सवाल बनता है तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, बहुत अच्छे से ये आंसर आपसे बनना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक जो सामग्री या हर एक संरचना जो यहाँ बनाई गई है, उसका अपना महत्व है, उसका अपना महत्व है। जैसे तोरण द्वार जो है वो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है। वेदिका जो है वो चारों तरफ एक घेरा है, बनाया जाता है, जो पत्थर के स्तरों का बना होता है। ये पवित्र भूमि का प्रतीक है, जो पवित्र भूमि को सामान्य भूमि से अलग करती है। अंड ये शांति का प्रतीक है। हर्मिका ये देवताओं के घर या पवित्रता को दर्शाता है। छत्र बुद्ध के तीन विचारों को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक का अपना महत्व है साथियों। इसी तरह से एक भरहूत स्तूप है। अशोक के द्वारा भरहूत स्तूप को बनवाया गया था, जबकि पुष्यमित्र सुंग ने इसका नवीनीकरण किया था। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। इसमें भी लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो भरहूत स्तूप है जो सतना मध्य प्रदेश से मिला है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अपनी नक्काशियों के लिए। इसमें बहुत सारी नक्काशी की गई है, और ये जो आप देख रहे हैं साथियों, इसमें जातक कथा, भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी और बहुत सारी कहानियों को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आपको याद है, हमने शुरुआत में आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक किंवदंती है, एक लीजेंड है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म होना था तो उनकी माता को एक स्वप्न आया कि एक हाथी जिसके दांत हैं, सफेद हाथी, वो एक कमल का फूल लेकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो ये पूरी कहानी उसमें दिखाई गई है। जातक कहानी मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो जातक कहानियों को भी बहुत अच्छे से यहाँ दर्शाया गया है साथियों। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें उम्मीद है कि आपको याद रहेंगी। विशेष याद रखना कि हेनरी टॉयलर ने 1818 में सांची के स्तूप को खोजा था, जबकि 1873 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत स्तूप को खोजा था। तो अभी जो बात हमने डिस्कस की, अगर मैं समराइज करूं तो हमने पढ़ा कि सारनाथ जो पिलर है, सारनाथ स्तंभ है, उसके ऊपर हमें सह चतुर्मुख देखने के लिए मिलता है, जो 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। और उसी में हमें अशोक चक्र भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें 24 अलग अलग तीलियां हैं। इसके बाद हमने स्तूप के बारे में पढ़ा। स्तूप का पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप एक ऐसी संरचना है जिसमें भगवान बुद्ध और भगवान बुद्धिज्म के महान शिष्यों की अलग अलग सामग्री और अवशेषों को रखा जाता है।
इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो आपको एक दरवाजा दिखता है। ऐसे बहुत सारे दरवाजे होते हैं। दरवाजे को तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है, दरवाजे को तोरण द्वार कहते हैं। फिर दरवाजे से ही जुड़ी हुई आपको एक बाउंड्री वॉल दिखती है। इस बाउंड्री वॉल को हम वेदिका कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सांची का स्तूप है उसमें अशोक ने लकड़ी की वेदिका बनवाई थी, वुडन बाउंड्री वॉल बनवाई थी या एनक्लोजर वॉल बनवाई थी। पुष्यमित्र सुंग ने उसका पुनरुद्धार करवाया। पुष्यमित्र सुंग ने उसका रिजुविनेशन करवाया और उसे पत्थर की वेदिका में बदल दिया। उसने स्टोन का जो एनक्लोजर वॉल है वो बना दिया। अब जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो फिर आपको परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, जिसके थ्रू आप चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। फिर आपको एक और चीज दिखेगी जिसे मेधी कहा जाता है, जो बाउंड्री है। फिर अंड नाम का जो गुम्मद आकार की संरचना होती है उसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर आपको एक छोटी सी बाउंड्री मिलेगी जिसे हर्मिका कहा जाता है। और हर्मिका के अंदर फिर हमें 3 छतरियां भी देखने के लिए मिलती हैं। 3 अलग अलग छतरियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी संरचनाएं स्तूप से जुड़ी हुई हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद द स्तूपा। ठीक है, यहीं पर हमें एक बात और समझ में आती है साथियों कि जो सांची का स्तूप है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 1818 में हेनरी टॉयलर के द्वारा सांची के स्तूप के बारे में पता लगाया गया था। इसमें 3 स्तूप हैं। पहला महास्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, जिसमें काला स्तूप है जिसमें अशोक के समकालीन बौद्ध संतों के अवशेष रखे गए हैं, और तीसरे स्तूप में सारीपुत्र और महामुग्धलायन के अवशेषों को रखा गया है। भरहूत स्तूप जो सतना मध्य प्रदेश से मिलता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें अलग अलग जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, अंकन किया गया है। तो ये बात रह गई थी, तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं साथियों, मौर्य उत्तर काल अर्थात पोस्ट मौर्यन पीरियड। देखो, मौर्य उत्तर काल को पढ़ने के लिए, पोस्ट मौर्यन पीरियड को पढ़ने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप मौर्य उत्तर काल पढ़ पाएंगे। इतिहास में ये बड़े मुश्किल टॉपिक होते हैं जब आप मौर्य उत्तर काल को पढ़ते हैं या गुप्तोत्तर काल को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजवंश हमें देखने के लिए मिलते हैं। वास्तविकता ये है, कहानी कुछ इस तरह से होती है साथियों कि इतिहास में एक ट्रेंड है, और ये ट्रेंड हमेशा आपको हिस्ट्री में दिखेगा। ट्रेंड ये है कि पहले छोटे 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 राज्यों का उदय होता है, सबसे पहले छोटे छोटे स्टेट का फॉर्मेशन होता है, फिर एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आता है, फिर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन आता है, और वो इन सभी छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा राज्य बनाता है, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाता है। फिर उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं, उसके सक्सेसर वीक हो जाते हैं, और एक बार फिर से जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। तो एक ही समय पर कहीं पर ए नाम का राजा शासन कर रहा है, कहीं बी नाम का वंश है, कहीं सी नाम का वंश है, कहीं डी नाम का वंश है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे वंश, बहुत सारी डायनेस्टीज आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगी। फिर आगे गुप्त आएंगे, गुप्त दोबारा से पूरे भारत को यूनाइट करेंगे, फिर गुप्तों का शासन खत्म होगा, फिर छोटे छोटे भागों में शासन टूटेगा, फिर दिल्ली सल्तनत आएगी, फिर चीजें रीयूनाइट होंगी, फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन होगा, फिर मुगल आएंगे, वो चीजों को आपस में जोड़ेंगे, फिर मुगलों का खात्मा होगा, फिर अंग्रेज आएंगे, वो चीजों को आपस में जोड़ेंगे। और आज भी चीजें आपस में जुड़ी हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वी आर अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये बात आपको समझनी है साथियों कि मौर्य उत्तर काल में जो शासक हैं, जो राजा हैं, उन्हें हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक है भारतीय मूल के राजा, जिन्हें हम इंडियन या इंडिजिनस किंग बोल सकते हैं, जो मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी भारत में शासन कर रहे थे। इसमें सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश का, शुंगा डायनेस्टी, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था। फिर आती है कण्व डायनेस्टी।
कण्वा डायनेस्टी, कण्व वंश। फिर सातवाहन आते हैं। इन्होंने साथियों 300 से 400 सालों तक शासन किया था और ये पहला ऐसा राजवंश था जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया था। मौर्यों ने भी इतना लंबा शासन नहीं किया। अगर आप मौर्यों का शासन काल देखेंगे तो 200-250 वर्षों का ही रहा है, लेकिन इन्होंने कहा जाता है कि 300 से 400 वर्षों का तक शासन किया था। बहुत बड़ा रूलिंग पीरियड था। फिर इक्ष्वाकु, वाकाटक, चालुक्य और उड़ीसा में चेदी नाम का वंश था। तो ये सब कुछ ना मैं रिकॉर्ड कर दिया था एक्चुअल में, तो लेकिन हम पढ़ेंगे, अब कोई बात नहीं। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इक्ष्वाकु, वाकाटक, चालुक्य और चेदी। चालुक्य हम अभी नहीं पढ़ेंगे, चालुक्य हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी ये सारे वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। अब एक समय जब भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र पर भारतीय मूल के राजा शासन कर रहे थे, तो इसी समय जो मध्य भारत है, जो उत्तर पश्चिम भारत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में यूनानी राजा शासन कर रहे थे, जिन्हें हम यवन राजाओं के नाम से भी जानते हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीक रूलर्स रूल कर रहे थे, जिन्हें हम यवन शासक या यूनानी राजाओं के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखने वाली बात है। और यवन राजाओं में सबसे पहला नाम है हिंदू यूनानी शासकों का, जिन्हें इंग्लिश में इंडो ग्रीक कहा जाता है। शक अर्थात सीथियन, पहलव अर्थात पार्थियन, कुषाण, ये 4 प्रमुख वंश हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंडो ग्रीक रूलर, सीथियन रूलर, पार्थियन रूलर और कुषाणा रूलर। इसमें जो शक हैं, ये भारत में 5 अलग अलग शाखाओं में इन्होंने शासन किया था, जिन्हें क्षत्रप कहा जाता है साथियों। ठीक है, जिन्हें क्षत्रप कहा जाता है। याद कीजिए, क्षत्रप जो प्रणाली है वो भारत में लाने का श्रेय ईरानियों को दिया जाता है, पर्शियंस को दिया जाता है, विशेष तौर पर दारा प्रथम डेरियस फर्स्ट को, लेकिन शकों ने उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। अब ये सही सारी बातें मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सर मौर्य काल का जब पतन हुआ तो मौर्य साम्राज्य, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, वो छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया। इट गॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट and primarily in the eastern and southern region was ruled by the indigenous rulers such as Shung, Kanva, Satvahan, Ikshvaku, Vakatak, Chalukya and Chedi, whereas the central and the northwest India was ruled by the Greek rulers such as Indo-Greek, Scythian, Parthian and Kushana। हमें यह समझ में आया कि जब भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य काल का पतन हुआ तो वो छोटे छोटे भागों में टूट गया और भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में मूल रूप से भारतीय मूल के राजाओं ने शासन किया, जिन्हें ब्राह्मण शासक भी कहते हैं, जिसमें शुंग वंश के राजा, कण्व वंश के राजा, सातवाहन, इक्ष्वाकु, वाकाटक, चालुक्य और चेदी राजाओं का नाम शामिल है। वहीं मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में यूनान या यवन के राजाओं ने शासन किया, जिसमें हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण शासक शामिल हैं। एक मैप भी मैं आपको दिखाता हूं तो एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा कि चीजें किस तरह से काम कर रही थी। तो ये जो इलाका है साथियों, ये शुंग वंश का इलाका था। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी टेरिटरी शुंग वंश की टेरिटरी थी। ये शुंगों की टेरिटरी हुआ करती थी। विदिशा उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल रही है, पाटलिपुत्र और विदिशा। ठीक है, कई बार वो यहाँ, ये नीचे आपको सातवाहन देखने मिलेंगे। सातवाहन की एक राजधानी प्रतिष्ठान और दूसरी राजधानी अमरावती रही है। नीचे आपको पांड्य, चोल और ताम्रपर्णी, ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। यहाँ आप देखेंगे तो ये ग्रीक बैक्टीरिया किंगडम है साथियों, ग्रीक बैक्टीरिया किंगडम, जिसे हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्षेत्र में यही लोग शासन करेंगे, ये सारे लोग रूल करेंगे। इसको भी मैंने यहाँ भी बना दिया है कि ये इंडो ग्रीक का एरिया है। ये पूरा जो इलाका है साथियों, ये इंडो ग्रीक का इलाका है। यहाँ ये वेस्टर्न क्षत्रप आ जाएगा। क्षत्रप नाम दिया जा रहा है शकों के लिए। शक 5 अलग अलग शाखाओं में भारत में थे, तो उनको क्षत्रप कहा गया है। आगे हम पढ़ रहे होंगे।
ये जो इलाका है ये शुंग वंश का इलाका है साथियों। नीचे आप देख पाए तो ये सातवाहन वंश का इलाका, और ये थोड़ा अलग अलग समय पर रहे, शुंग पहले आया, सातवाहन बाद में आया। तो ये हम आगे जा करके और अच्छे से समझेंगे, डिटेल में हम इन्हें समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इन ब्राह्मण राज्यों की, या भारत के स्वदेशी राज्यों की, इंडिजिनस रीजन्स की। तो ये वाली जो टेबल है ये बेहद जरूरी है, इसको याद रखिएगा। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यमित्र शुंग, और इनकी दो राजधानियां थीं, एक पाटलिपुत्र और विदिशा, और अंतिम शासक का नाम था देवभूति। Sunga dynasty was established by Pushyamitra Sung. Capital was Patliputra and Vidisha, and the last ruler was देवभूति। ठीक, वही जो सातवाहन है, सातवाहन, इनके संस्थापक का नाम था शिमुख। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, और एक और राजधानी अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में थी, और आखिरी शासक का नाम था पुलुवामी चतुर्थ। जो लास्ट रूलर था, जो अंतिम शासक था, वो था पुलुवामी चतुर्थ। ठीक है, फिर कण्व, तो कण्व वंश में वासुदेव इसके संस्थापक हैं, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी, और अंतिम शासक सुशर्मा। कहा जाता है कि सुशर्मा को मार करके ही सिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। फिर एक और है साथियों वाकाटक, तो वाकाटक के संस्थापक का नाम है विंध्य शक्ति, पूछा गया था। इनकी राजधानी नंदीवर्धन और प्रवरपुरा रही है, और आखिरी शासक पृथ्वीसेन चतुर्थ। इसमें इक्ष्वाकु कलिंग वगैरह को इंक्लूड हमने नहीं किया है, वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से एक बार देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए साथियों कि शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र और विदिशा देवभूति, सातवाहन शिमुख, प्रतिष्ठान पुलुवामी चतुर्थ, कण्व वासुदेव पाटलिपुत्र सुशर्मा, वाकाटक विंध्य शक्ति नंदीवर्धन प्रवरपुरा, और पृथ्वीसेन चतुर्थ अंतिम शासक। क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं साथियों, और बहुत बेसिक तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिक तरह के क्वेश्चन की कौन से वंश का संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था, लास्ट रूलर कौन था, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आज की क्लास के विषय पर हम आते हैं, जो है शुंग वंश अर्थात शुंगा डायनेस्टी। आइए शुंग वंश के बारे में सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम अन्य तथ्य की चर्चा करेंगे। तो जैसा हम जान चुके हैं कि शुंग वंश की जो स्थापना है, पुरानी कहानी याद है आप लोगों को, हमने डिस्कस की थी कि एक राजा हुआ करता था साथियों मौर्य काल में। याद कीजिएगा, एक राजा हुआ करता था मौर्य काल में। मौर्य काल में उस राजा का नाम था बृहदत्त। बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, लास्ट। और बृहदत्त का एक सेनापति था साथियों, और सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की, शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। शुंग वंश में एक दो ही महान शासक हुए हैं, उसमें एक नाम पुष्यमित्र शुंग का है और दूसरा नाम अग्निमित्र का है। अग्निमित्र इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि महाकवि कालिदास ने एक नाटक लिखा जो था मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को बहुत विस्तार से डिस्कस किया गया है। तो आइए अब हम इन्हीं बातों को पढ़ते हैं, ये सब हमने पहले भी पढ़ रखा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। एक बात और है जो आपको समझनी पड़ेगी कि मौर्य उत्तर काल के बाद ये जो स्वदेशी शासक आए, चाहे वो शुंग हो, कण्व हो, सातवाहन हो, इक्ष्वाकु हो, इन सभी लोगों ने वैदिक धर्म का पालन किया है। इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरे धर्मों का विनाश किया है, पर ये सभी वैदिक धर्म के फॉलोवर थे, इसलिए इन्हें ब्राह्मण राज्य भी कहा जाता है।
और ये वो काल है जब ये दोबारा से वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। ये वैदिक रिलीजन को एक प्रकार से री इन्वेंट करेंगे इंडिया में। उसकी बुराइयों को दूर करते हुए जब ये अपनाएंगे तो फिर बड़े मात्रा में प्रजा भी इस धर्म से जुड़ेगी। तो यही कारण है कि इन्हें ब्राह्मण राज्य भी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आचार्य पाणिनि लिखते हैं कि ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। आचार्य कालिदास लिखते हैं कि ये बैम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे और शुंग के जो पूर्वक हैं ये उज्जैन से बिलोंग करते थे। जो एंसेस्टर हैं शुंगा के ये उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे साथियों। ठीक, एक और बात आपको समझना है कि प्रमुख शासकों में पुष्यमित्र शुंग जो संस्थापक हैं, अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति, इसमें 3 ही नाम याद रखना। पहला नाम पुष्यमित्र शुंग जो कि संस्थापक है, दूसरा नाम अग्निमित्र क्योंकि इनके ऊपर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाम की नाटक लिखा, और तीसरा देवभूति क्योंकि ये अंतिम शासक हैं, ये लास्ट रूलर हैं। तो यही नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है, यही नाम आपको प्राइमरली याद रखना है साथियों। ठीक है, शुंग वंश का जो विस्तार था वो इतने बड़े क्षेत्र में हो गया था। धीरे धीरे करके इन्होंने बड़े क्षेत्र में विस्तार किया, एक बड़े एरिया में इन्होंने एक्सपेंशन किया। और ये जो इलाका है यहाँ पाटलिपुत्र नाम की राजधानी है साथियों। और यहाँ आप देख पाए तो इस क्षेत्र में यहाँ विदिशा जो इनकी प्रमुख राजधानियाँ थी। तो ये शासन कर रहे हैं, नीचे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वंशों का उस समय हिंद यूनानी शासक जो हैं वो उत्तर पश्चिम भाग पर हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर इंडो ग्रीक रूलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में पहला पॉइंट तो हमने यही डिस्कस किया कि ये शुंग वंश का संस्थापक था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, इसमें मौर्य राजा बृहदत्त के सेनापति थे और 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी। ये कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुष्यमित्र शुंग को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे औदभिज्य, इसे औदभिज्य कहा जाता है अर्थात अचानक उठने वाला। इसे सर्वतात का संकर्षण भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल, ये हर एक चीज में रहेगा साथियों। ना सिर्फ शुंगों के लिए बल्कि सातवाहनों के लिए भी इसी तरह की उपाधि का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये सभी वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म को मानते थे और इनके शासन काल में इन्होंने पूरी कोशिश की है कि वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कर दी जाए। इवन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम पतंजलि था, वही महान पतंजलि जिन्होंने अष्ट अध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। तो इनके पुरोहित पतंजलि ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ को यज्ञों का बैल कहा जाता है, यज्ञों का राजा कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था जो राजनीतिक विस्तार और संप्रभुता को दिखाता था, जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन और सोवेरेनिटी को दिखाता था। एक घोड़ा होता था और वो घोड़ा जहां जहां जाता वो सारा क्षेत्र उस राज्य के अंतर्गत आता, और अश्वमेध यज्ञ के बाद सामान्यतः वो राजा चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि क्यों इसे हम वैदिक पुनर्जागरण का काल कह रहे हैं, क्यों हम इसे पीरियड ऑफ वैदिक रेनेसो के नाम से जान रहे हैं। अगला हम पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो इसने हिंद यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम पढ़ेंगे। ये डिफीटेड इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर। ये वही मिनांडर है जिसने नागसेन के साथ एक वाद विवाद प्रतियोगिता लिखी थी और फिर एक किताब भी लिखी गई मिलिंद पन्हो। याद आ रहा है आप लोगों को? मिलिंद के प्रश्न किताब लिखी गई। तो ये वही मिलिंद है जिसे मिनांडर कहा जाता है, उसका वास्तविक नाम मिनांडर है। उसे हरा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। सांची के स्तूप की रीलिंग का जीर्णोद्धार कराया। तो अभी मैंने बताया कि ये जो रीलिंग आप सांची के स्तूप में देखते हैं ये पहले मिट्टी की बनी हुई थी, इसने इसे पत्थर का बनवाया साथियों। इसने भरहूत स्तूप का भी जीर्णोद्धार करवाया था। जो भरहूत स्तूपा है इसको भी रिनोवेट करवाया था। ठीक है, अगले राजाओं में एक नाम है अग्निमित्र का। अग्निमित्र
पुष्यमित्र शुंग का बेटा था और महाकवि कालिदास ने एक महान नाटक लिखा मालविकाग्निमित्रम और उसका ये नायक था। और ये माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का पालन करता था साथियों, ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था। तो ये एक और बात देखने के लिए मिलती है। फिर अगला है भागभद्र। भागभद्र जो है ये तक्षशिला के यवन राजा एंटी आल्कीडस का राजदूत हेलियोडोरस इनके शासनकाल में विदिशा आया था और विदिशा आकर के उसने भागवत धर्म अपनाया और विदिशा जिसे बेसनगर कहा जाता था वहां गरुण स्तंभ की स्थापना की। ये हमने पहले भी पढ़ा है। जब हमने गरुण स्तंभ के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि देखो, जब शुंग वंश का शासन चल रहा था विदिशा वाले रीजन में, तब एक राजा था शुंग वंश का भागभद्र। तो भागभद्र के शासन काल में जो हिंद यूनानी शासक है एंटी आल्कीडस, उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा हेलियोडोरस। जब हेलियोडोरस विदिशा पहुंचा तो वो यहाँ भागवत धर्म से बेहद प्रभावित हुआ। उसने ना सिर्फ खुद भागवत धर्म को अपनाया बल्कि साथियों इस तरह का एक पिलर भी लगाया जिसे गरुण स्तंभ के नाम से जाना जाता है, गरुणा पिलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर अंतिम शासक देवभूति हुआ। देवभूति को 75 ईसा पूर्व में वासुदेव नामक व्यक्ति ने मार डाला और उसने कण्व वंश की स्थापना की जिसे शुंभ नृप वंश भी कहा जाता है। यह वंश मुश्किल से 10, 15, 20 साल ही चला और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। सुशर्मा को मार करके कहा जाता है सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो ये एक मोटी मोटी कहानी है साथियों जो हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी शुंगा। तो हमें क्या समझ में आया? अगर हम इसको रिकॉल करने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट को लिखने की हम कोशिश करें, तो हमें समझ में आई कि सर जो शुंग डायनेस्टी है ये मुख्य रूप से अपना मगध और एमपी वाले रीजन में रूल कर रही थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसे एस्टेब्लिश किया था, जबकि अग्निमित्र इसका एक महत्वपूर्ण राजा था और जो देवभूति वो इसका अंतिम राजा था। जब हमने इतिहास की बात की तो हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा कि इसे वैदिक एज यहाँ से रिनोवेट होने लगी। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ को करवाया। इसने अशोक ने जो स्तूप बनाया था उसमें इसने पत्थर की रेलिंग लगाई। भरहूत स्तूप को भी इसने रिजुविनेट करवाया था। महाकवि कालिदास ने इसके बेटे अग्निमित्र के ऊपर मालविकाग्निमित्रम नाम का एक महान नाटक भी लिखा है साथियों। यहीं पर हमने एक और बात देखी कि एक और राजा होता है जिसका नाम है साथियों, जिसका नाम है भागभद्र। भागभद्र के शासनकाल में यवन राजा ग्रीक लूरल एंटी आल्कीडीज के राजदूत हेलियोडोरस बेसनगर अर्थात विदिशा आता है। वहां पर वह भागवत धर्म को अपनाता है और साथ ही में न सिर्फ वो भागवत धर्म को अपनाता है बल्कि यहाँ इस पूरे के पूरे इलाके में वह एक गरुण स्तंभ की स्थापना भी करता है जिसे हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ कहा जाता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस की हैं शुंगों के बारे में। तो साथियों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जब हम अगली क्लास करेंगे तो हम फिर हमने एक और बात डिस्कस कर ली, वो भी जरा याद रख लें। शुंग वंश का जो अंतिम शासक है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक है अर्थात जो लास्ट रूलर है वो है देवभूति। देवभूति को मारता है वासुदेव। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी अराउंड 75 बीसी और वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। लेकिन ये वंश लंबा नहीं चला। सुशर्मा नाम का एक व्यक्ति यहाँ का राजा मिला जिसे सिमुक ने मार डाला और मार करके दक्षिण भारत में सातवाहन की स्थापना कर ली जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला एक वंश बनकर के उभरा। तो ये है साथियों आज का क्लास। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। तो ये काफ़ी मेहनत वाला लेक्चर हो गया आज। ओके जी, तो अगले क्लास में हम संडे को सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा साथियों। ये हमारी एप्लीकेशन है जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन्हें इनरोल कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। रविवार को मुलाकात होगी और हम सारे सातवाहन वाकटक वगैरह को समाप्त
कर देंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।